हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। कल आप लोगों का बी एच आई सी 134 का एग्ज़ाम है। एंड इस वीडियो में हम लोग पिछले 10 साल पर बेस्ड वो क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो पिछले 10 साल के पेपरों में बहुत बार रिपीट हुए हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस कल आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल फ्रॉम 1757 टू 1765। ओके, सिंपल स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप वैसे अगर आंसर लिखकर आते हो तो वेल एंड गुड, आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं बिकॉज ये बहुत वेल फुल फ्लेजेड आंसर है जो बहुत वेल रिटर्न है। ओके, बाकी मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज समझाती रहती हूँ। देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। इस क्वेश्चन को ना, वैसे मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को एग्जामिनर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, सो ध्यान से समझना अच्छे से, ठीक है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो 1757 से 1765 का पीरियड इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। इसी टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक सिंपल ट्रेडिंग कंपनी से पॉलिटिकल पावर बन गई और इस कॉन्क्वेस्ट ने फ्यूचर ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन रखी थी। ओके, अगर हम इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें तो 18th सेंचुरी के मिडल तक मुगल एम्पायर वीक हो चुका था और बंगाल एक बहुत रिच प्रोविंस था। एग्रीकल्चरली स्ट्रांग था, ट्रेड स्ट्रांग थी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्ल्ड फेमस थी उसकी। ठीक है, यहीं से कंपनी को लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि अगर बंगाल कंट्रोल में आ गया तो इंडिया कंट्रोल में आ जाएगा। और नवाब ऑफ बंगाल द सिराज उद दौला और कंपनी के साथ टेंशन बढ़ते रहे इस चीज को लेकर, बिकॉज ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पे सबसे पहले रूल करना चाहती थी। ओके, अब हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी की, 1757 की सबसे फेमस। 23 जून को ये हुई थी, 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। प्लीज, अगर आप हिस्ट्री कर रहे हो तो आपको डेट्स वगैरह याद होना जरूरी है, तो इस चीज को याद रखना कि इसकी डेट क्या है। कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला। ये एक प्रॉपर बैटल कम और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी ज्यादा थी। इसमें मीर जफर जैसे नॉबल्स ने सिराज को बिट्रे कर दिया था, जिसके रिजल्ट की वजह से कंपनी जीत गई, सिराज मर गया और मीर जफर पपेट बन गए थे नवाब के। ओके, अगर हम देखें कंसोलिडेशन ऑफ पावर की, कैसे पावर हाथ में आई इनके, तो प्लासी के बाद भी कंपनी तुरंत फुल रूलर नहीं बनी थी। उन्होंने ट्रीटीज, ब्राइब्स, अलायंसेस और वॉर्स का यूज करके स्लोली स्लोली अपनी पावर बढ़ानी स्टार्ट करी थी। ठीक है, उन्होंने लोकल रूलर्स और जमींदार को कंट्रोल करा था सबसे पहले। इसके बाद आते हैं 1765 के ग्रांट ऑफ दीवानी राइट्स। 1765 में मुगल एम्परर शाह आलम ने कंपनी को दीवानी राइट्स दिए थे। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन लोगों को सबसे पहले दीवानी राइट्स मिले थे। इसका मतलब क्या था? दीवानी राइट्स होते क्या थे? आप रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट कंपनी के पास आ गया था। ठीक है, यहीं से कंपनी जो है, यानी कि आप एक तरह रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे और ये सारा टैक्स किसको देते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और यहीं से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली में है बंगाल का रूलर बन गए थे। ओके, अब इसका इम्पैक्ट क्या रहा एडमिनिस्ट्रेशन पर? कंपनी ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और रेवेन्यू सिस्टम और बुरे कर दिए और पीजेंट्स का भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आगे चल के परमानेंट सेटलमेंट जैसे सिस्टम आने स्टार्ट हो गए थे। इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे? बंगाल की वेल्थ जो है वो ब्रिटेन ड्रेन होने लगी। उन्होंने सारा कुछ रॉ मटेरियल्स, जितना पैसा था बंगाल के पास, वो सब कुछ ड्रेन करके अपनी कंट्री ले गए थे। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थी जैसे कि वीविंग वगैरह, ये कोलैप्स होने स्टार्ट हो गए थे और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग बढ़ गई थी, यानी कि जो भी यहाँ उग रहा था वो बाहर जा रहा था। इसकी वजह से फ्यूचर में हमें बहुत सारे फेमाइंस वगैरह झेलने पड़े थे। ठीक है, अगर इसका कंक्लूजन लिखना होगा तो तुम इसका कंक्लूजन सिंपल ये लिखोगे कि 1757 से 1765 सिर्फ बैटल्स नहीं हुए थे, बल्कि कॉलोनियल रूल की शुरुआत ही यहीं से हुई थी और इस पीरियड में ये फ्यूचर को बदल दिया था। ओके, एक इंसान ने धोखा दिया और पूरा इंडिया का जितना आगे रूल होने वाला था टाइम, वो सब खत्म हो गया था। ओके,
क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा आंसर लिख के दिए, तो अगर तुम 2-3 बार इस आंसर को पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे से ये आंसर याद हो जाएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें पूछ रहा है एनालाइज द कॉजेस, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अगर हम इंट्रोडक्शन से इसकी बात करें तो 1857 का रिवोल्ट, इसको अक्सर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। ओके, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के रिवोल्ट को। ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक मेजर अपराइजिंग था। ओके, इसके कॉजेस क्या क्या रहे थे, मतलब कि क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। सबसे पहले था पॉलिटिकल कॉज, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स आया था, जिसमें इंडियन रूलर्स के स्टेट्स एनेक्स कर लिए गए थे, यानी कि इंडियन रूलर्स को हटा दिया गया था और ब्रिटिश रूलर्स अपने जो लोग हैं उनको वहां पे ले आए थे। ठीक है, इकोनॉमिक कॉज रहा था हैवी टैक्सेशन, बहुत टैक्सेस बहुत हैवी लगाने लग गए थे, आर्टिसंस का काम खत्म कर दिया था, पीजेंट्स को इन्होंने एक्सप्लॉइट बहुत करा था, ये रीजन रहा था। मिलिट्री डिस्कंटेंट, सिपाही वगैरह जो भी इन्होंने रखे हुए थे उनका पे बहुत लो था, ठीक है, उनको अच्छी कंडीशंस में नहीं रख रखा था, और इन्हें ग्रीस कार्टेजेस इशू कहा जाता है इसे। ठीक है, ये ग्रीस्ड एनफील्ड कार्टेजेस, ये इशू बहुत बड़ा रहा था। इसमें क्या कहा था, काओ और पिग फाइट की तरह हिंदू मुस्लिम के रिलीजियन सेंटिमेंट्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर डाल दिए गए थे और इनका एक फाइट करवाया गया था, एक तरह हमारे बीच में दरार, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो दरार स्टार्ट हुई थी वो यहीं से हुई थी। ठीक है, कल्चरल कॉज रहा था, लोगों को लगा ब्रिटिश उनकी रिलीजन और कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो इसलिए भी 1857 का रिवोल्ट हुआ था। नेचर क्या रहा था इस रिवोल्ट का, ये रिवोल्ट सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, यानी कि बहुत मास मोबिलाइजेशन नहीं था इसमें, डिफरेंट रीजन में अलग अलग तरीके से हुआ था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को सिंबॉलिक लीडर बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि दिल्ली का लीडर कौन था। इसका इम्पैक्ट क्या रहा, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ इसकी वजह से। ठीक है, और 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन रूल स्टार्ट हुआ था, मतलब कि पूरी तरह नहीं खत्म हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म हुआ था लेकिन ब्रिटिश क्राउन रूल अभी भी आ गया था। उसके बाद आर्मी वगैरह रीऑर्गेनाइज हुई थी इसमें, ब्रिटिश पॉलिसीज और ज़्यादा केयरफुल और कंजर्वेटिव हो गई थी इसकी वजह से, और फ्यूचर नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए ये बेस की तरह रेडी हो गया था। ओके, आपको कंक्लूजन में इसके यही लिखना है कि 1857 रिवोल्ट फेल हुआ, लेकिन उसने ब्रिटिश पॉलिसीज और इंडियन माइंडसेट दोनों को बदल दिया था, बिकॉज अब हमें ये पता लग गया था कि हाँ, अगर हम साथ आए तो हम इन लोगों को यहाँ से हटा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज डिस्कस वेरियस स्टेजेस ऑफ कोलोनियलिज्म इन इंडिया। बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोलोनियलिज्म के डिफरेंट डिफरेंट ऐसे मेजर इवेंट्स क्या रहे थे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपको वही लिखना है कि ब्रिटिश रूल एक दिन में नहीं आया था, बल्कि बहुत सारे स्टेजेस में डेवलप हुआ था। स्टेजेस क्या कह रहे थे, सबसे स्टेज नंबर 1 था ट्रेड स्टेज, कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग करती थी, फैक्ट्रीज और पोर्ट्स बनाए गए, सूरत, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, ये सारे पोर्ट्स वगैरह बनाए गए थे ट्रेड करने के लिए बेसिकली। इसके बाद आया स्टेज 2, दैट इज पॉलिटिकल एक्सपेंशन। 1757 के बाद कंपनी पॉलिटिकल पावर बनने लगी, वॉर्स और अलायंसेस के थ्रू बेसिकली वो लोग टेरिटरी को और एक्सपैंड करना चाहते थे, और जितने भी पार्ट्स पे अभी तक उन लोगों ने नहीं करा था रूल, वो उनको भी अपने अंडर करना चाहते थे। फिर आया स्टेज 3, दैट इज कंसोलिडेशन। 19th सेंचुरी तक कंपनी का डायरेक्ट रूल हो गया था, रेवेन्यू सिस्टम्स और लॉ इन्फोर्समेंट और स्ट्रॉन्ग कर दिए गए थे। बाकी फिर आया स्टेज 4, दैट इज क्राउन रूल, जो 1857 की रिवोल्ट के बाद आया था। 1858 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करने लगी थी, रेलवेज, टेलीग्राफ, ब्यूरोक्रेसी, ये सब एक्सपैंड करा गया था इस स्टेज में। कंक्लूजन में तुम्हें यही लिखना है कि कोलोनियलिज्म ट्रेड से स्टार्ट हुआ था, लाइक वो ट्रेड करना चाहते थे इंडिया के साथ, लेकिन करते करते उन लोगों ने अपना फुल एम्पायर इंडिया में सेटअप कर लिया था। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, दैट इज एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझते हैं, इजी क्वेश्चन है क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी जनरली ये चीजें पता है। देखो,
अगर हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो आईएनसी के अंदर दो ग्रुप्स बने हुए थे, एक मॉडरेट्स का और एक एक्सट्रीमिस्ट का। मॉडरेट्स वो लोग थे जो पेटिशंस, मीटिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स इन सब में बिलीव रखते थे, यानी कि स्लो रिफॉर्म में बिलीव रखते थे, डायलॉग करने पे और मीडिएट करने पे, इन सब बातों पे ज्यादा फोकस करते थे वो लोग। वहीं अगर हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो ये लोग डायरेक्ट एक्शन, प्रोटेस्ट, बॉयकॉट, स्वराज का डिमांड और मास मोबिलाइजेशन यानी कि थोड़ा बहुत वायलेंस पे फोकस करते थे। ठीक है, इन इन सब चीजों का इम्पैक्ट क्या रहा? मॉडरेट्स ने जो था वो बेस बनाया था, बेसिकली स्टार्ट हमारा यहीं से हुआ था कि हम लोग बात करके चीजें सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने मूवमेंट को एनर्जी करा और मास सपोर्ट दिया। ठीक है, क्योंकि ये लोगों ने ही बेसिकली भगत सिंह और ये जो लोग थे, इन लोगों ने मास मोबिलाइजेशन कर कर वायलेंस थोड़ा बहुत लाकर उसके बाद ही हम लोगों को आज़ादी मिली थी, तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहा था। तो कंक्लूजन में आपको यही लिखना है कि दोनों अप्रोचेस अलग थे, लेकिन दोनों ही फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इट्स ओरिजिन। देखो, सिंपल, अगर मैं सिंपल बता रही हूँ, इसको मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी बिकॉज ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इतना तुम्हें याद नहीं रहेगा कल तक पेपर के लिए, तो तुम थोड़ा बहुत समझ लो। अगर क्वेश्चन आता है तो तुम इतना ही लिखाना। देखो, आईएनसी बना 1885 में था। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था? एओ ह्यूम और इंडियन लीडर्स ने मिलकर कांग्रेस बनाई थी। सबसे पहले किसका नाम आ जाता है? एओ ह्यूम। ठीक है, इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ था? इसका फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ था 1885 में। ठीक है, लेकिन इसका ऑफिशियल एक्सपेंशन जो है पॉलिटिकल डिस्कशन और रिफॉर्म्स के लिए हुआ था, यानी कि हम लोग आज़ादी चाहते हैं तो उसके लिए हमें चेंजेस क्या क्या करने पड़ेंगे, इस सब के पीछे हुआ था। अब इसके पीछे कंट्रोवर्सीज क्या रही हैं, ये यहाँ पे कंट्रोवर्सीज मैंने मेंशन कर रखी हैं, लेकिन मैं तुम्हें अगर शॉर्ट में समझाऊं तो कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटिश ने कांग्रेस बनाई ताकि रिवोल्ट को और कंट्रोल कर सके वो लोग, और कुछ कहते हैं इंडियंस ने अपने इंटरेस्ट के लिए यूज किया था कांग्रेस को। इनिशियली ये एलीट बेस था, यानी कि इसमें सबको एंट्री नहीं दी गई थी, सिर्फ बहुत जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह थे उन्हीं को इंक्लूड करा गया था। लेकिन लेटर जब इनको रिवोल्ट की जरूरत पड़ी, मास मोबिलाइजेशन की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने मासेस को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पहले ये लोग ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड थे। ओके, बाकी अगर हम अब इसके कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में आपको यही लिखना है कि ओरिजिन चाहे इसका कैसा भी हो, डिबेटेड हो, लेकिन आईएनसी फ्रीडम स्ट्रगल का बैकबोन रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की वजह से ही, काफी रीजंस की वजह से हमें फ्रीडम मिला था। ओके, ये हैं आपके 5 क्वेश्चंस जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। आपको क्या कमेंट करना है? नीचे 2। ठीक है, सिंपल। अगर आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे 2 तो मैं समझ जाऊंगी आपको पार्ट 2 चाहिए। बाकी तब तक के लिए आप इस पीडीएफ को पढ़ो। अगर ये पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, और मैं आपको ये सेंड कर दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।